हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में झारखंड की राज व्यवस्था पढ़ी थी। तो उसमें हमने विधानसभा शुरू किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले कल ही बताया था कि आर्टिकल 178 के बारे, शायद आपको याद होगा। तो उसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का निर्धारण किया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आर्टिकल 178 में क्या दिया गया है। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद अगर देखा जाए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि विधानसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हम अक्सर गांवों में देखते हैं कि जब मुखिया और उप मुखिया का जब चुनाव होता है, तो जब मुखिया नहीं रहते हैं तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो उप मुखिया। तो आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष अगर अब्सेंट रहेंगे तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे अलग पॉइंट बना देती हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार उपाध्यक्ष संभालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं इसे पद से हटाने की प्रक्रिया। तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? पद से हटाने की प्रक्रिया, तो जैसा हम देखते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है। कब? तो 14 दिन की पूर्व सूचना देकर। तो फ्रेंड्स, मतलब उसमें सदन में क्या किया जाता है, तो पहले पारित किया जाता है, उसके बाद हटाया जाता है। ऐसा नहीं कि 14 दिन का हम सूचना दे दिए उसे हटा दिए, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो पद से हटाने की प्रक्रिया है, तो किसको हटाना है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। तो कौन सी सभा की? तो विधानसभा। ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करें इसमें हम, तो 14 दिन पूर्व सूचना को देकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसे पारित करके जब वो पास हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। 14 दिन पूर्व सूचना देकर तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स कैसा लिख रही हूँ, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो मेरा लैंग्वेज है, मैं आपको जो बोलती हूँ वो आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्योंकि हमें जब याद करना रहता है तो हम शॉर्ट नोट्स के फॉर्म पे ही याद करते हैं, इससे जल्दी याद होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसके आगे बताऊंगी। तो चलिए गाइस, हम आगे चलते हैं। देखते हैं हम विधानसभा के अध्यक्ष का अधिकार। मैं यहाँ विधानसभा नहीं लिखती हूँ, सीधे लिख देती हूँ अध्यक्ष का अधिकार। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर पे है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, जैसे कि मैं पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। ये राज्यपाल है और यहाँ मैं विधानसभा बना लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो काम क्या करता है,
तो राज्यपाल का जो संदेश होता है, राज्यपाल का संदेश जो होता है वो विधानसभा तक पहुंचाता है। संदेश जो होता है वो विधानसभा तक पहुंचाता है और विधानसभा का जो निर्णय होता है वो राज्यपाल तक लेके आता है। मतलब विधानसभा में जो निर्णय लिए जाते हैं वो राज्यपाल तक वो पहुंचाता है। तो ये काम कौन करता है? तो ये जो मैसेंजर का काम करता है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष। और अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो श्री रविंद्रनाथ महतो। मैंने आपको कल ही ये बताया था, रविंद्रनाथ महतो। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि अगर फ्रेंड्स जैसे किसी भी विधेयक में अगर पक्ष का जो मत होता है, जैसे कि कोई अगर बिल पास हो रहा है तो पक्ष का जो मत होता है वो अगर बराबर नहीं होता है विपक्ष के मत का, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, मान लीजिए कि हम इसे विधानसभा अध्यक्ष मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो क्या करता है, अगर मान लीजिए कि पक्ष का मत और विपक्ष का मत बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई यहाँ पे लड़का है और कोई यहाँ पे लड़की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों लड़का ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मान लीजिए कि मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लीजिए कि इसको अगर 40 वोट मिलेगा, इसको 50 वोट मिलेगा, ऐसे ही सपोज मैं बता रही हूँ, तो ये तो जीत जाएगा, तो इसमें तो इसको ऐड होने का कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर ये दोनों अगर 50-50 हो जाता है तो ये जो 1% जो बचा रहेगा उसको सोचना पड़ेगा ना कि कौन सा बेटर है, किसको हम वोट देंगे कि वो हमारे लिए बेटर होगा। तो हो सकता है शायद ये इसमें आए या हो सकता है ये इसमें आए। तो फ्रेंड्स ये जो पक्ष का मत और विपक्ष का मत जो इक्वल नहीं होता है, तो इक्वल ना होने की कंडीशन पे क्या होता है कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष है ये इस चीज में भाग नहीं लेता है, यानी कि विधेयक का जो मत विभाजन होता है इसमें ये भाग नहीं लेता है। लेकिन अगर बात करें फ्रेंड्स कि जब ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, पक्ष का मत और विपक्ष का मत अगर इक्वल हो जाता है, इक्वल की कंडीशन पे क्या होता है, तो यही जो विधानसभा अध्यक्ष है ये क्या करता है, तो इसको सोचना पड़ता है कि हम दोनों में से क्या करें कि वो जो बनेंगे हमारे लिए, जो बेटर होंगे, वो हम किसको वोट देंगे। तो इसमें ये क्या करता है, तो अपना ये निर्णायक वोट देता है, यानी कि निर्णायक मत प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि ये इसमें क्या करता है, तो मत विभाजन में भाग ले सकता है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस जगह पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो है, विधानसभा अध्यक्ष मत विभाजन में भाग लेता है, लेकिन इसमें क्या होता था फ्रेंड्स, इसमें भाग नहीं लेता है। आप इसे लिखिए फ्रेंड्स, मैं इसे मिटा दूंगी। चलिए फ्रेंड्स हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या फ्रेंड्स कि दोनों सदनों में विधेयक जो पास हो जाता है, विधेयक के पास हो जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, तो विधानसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, विधानसभा अध्यक्ष का पद क्या होता है, तो निष्पक्ष होता है। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि दोनों सदनों में जब विधेयक पास हो जाता है
तो उस समय क्या होता है कि विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो विधेयक पर अपना क्या करते हैं, तो हस्ताक्षर करते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो निष्पक्ष होता है, यानी कि पक्षपाती नहीं होता है। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स विधानसभा के कार्य। विधानसभा के कार्य, तो फ्रेंड्स विधानसभा को इसका पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि विधानसभा को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा पॉइंट है कि कोई भी साधारण विधेयक, जब कोई भी साधारण जो विधेयक होता है, कोई भी साधारण विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद, विधान परिषद में जाता है। विधान परिषद में जाता है। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि झारखंड की जो शासन व्यवस्था है तो वो क्या है फ्रेंड्स, तो झारखंड की शासन व्यवस्था एक सदनीय है। तो एक सदनीय का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे केवल विधानसभा है। क्या है फ्रेंड्स, विधानसभा। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो एक सदनीय शासन व्यवस्था है झारखंड पर। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि झारखंड में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी है फ्रेंड्स, तो 14। उन्हीं 14 सीटों को मैंने यहाँ पे आज निर्वाचन क्षेत्र के तौर पे बताया है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र से कौन व्यक्ति खड़े हैं और कौन से दल से खड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस साइड पे मैंने 8, 1 और 5 का डिवीजन इसको किया है और इसे हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति कहाँ से हैं। ठीक है फ्रेंड, पहला नंबर पे है निशिकांत दुबे, जो कौन से दल से है, तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। निर्वाचन क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स, तो गोड्डा। आगे है फ्रेंड्स सुनील कुमार सिंह, जो क्या है वो भी बीजेपी से है और निर्वाचन क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स, तो चतरा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जिसका दल क्या है फ्रेंड्स, तो बीजेपी और निर्वाचन क्षेत्र है कोडरमा। आगे है फ्रेंड्स चंद्र प्रकाश चौधरी, जो कौन से दल से हैं, तो आजसू पार्टी से हैं और निर्वाचन क्षेत्र है गिरिडीह। आगे है फ्रेंड्स पशुपति नाथ सिंह, जिनका दल क्या है, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र है फ्रेंड्स धनबाद। आगे है संजय सेठ, जिनका दल क्या है, तो बीजेपी और निर्वाचन क्षेत्र है रांची। विद्युत वरण महतो, जिनका दल क्या है, बीजेपी और ये है कहाँ से, जमशेदपुर से। जयंत सिन्हा, तो इसमें से बहुत कोई लोग होंगे जो जयंत सिन्हा को जानते भी होंगे, क्योंकि जो हजारीबाग में जो पढ़ते हैं वो लोग जानते ही होंगे जयंत सिन्हा। तो जयंत सिन्हा कौन से पार्टी से हैं, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स, तो हजारीबाग। तो देखिए फ्रेंड्स कल मैंने आपको बताया था कि 8 जो सीट है वो अनारक्षित है। कल आपको मैंने बताया था ना कि 8 सीट और 1 जो होता है वो पलामू के लिए होता है और 5 सीट वो ये अनुसूचित जनजाति के लिए होता है। आगे है फ्रेंड्स विष्णु दयाल राम, जो कौन से पार्टी से है, तो बीजेपी के पार्टी से है और ये पलामू निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब पलामू निर्वाचन क्षेत्र से है। विजय हांसदा, ये क्या है, तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और निर्वाचन क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स, तो राजमहल। सुनील सोरेन, ये कौन से पार्टी से है, तो बीजेपी और निर्वाचन क्षेत्र है दुमका। श्रीमती गीता कोडा, जो कौन से पार्टी से है फ्रेंड्स, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और निर्वाचन क्षेत्र है सिंहभूम।
आगे है अर्जुन मुंडा, जो कौन से दल से है फ्रेंड्स, तो बीजेपी, और निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी। आगे है सुदर्शन भगत, जो वो भी है फ्रेंड्स क्या, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है, और निर्वाचन क्षेत्र है लोहरदगा। तो ये था पूरा फ्रेंड्स हमारा लोकसभा के लिए। अब हम आगे इसका देखेंगे राज्यसभा के लिए। फ्रेंड्स हमने इससे पहले झारखंड के लोकसभा के सांसद को देखा, अब हम देखने वाले हैं झारखंड राज्यसभा के सांसद। तो पहले नंबर पे है फ्रेंड्स समीर उरांव, जिनका राजनीतिक दल क्या है, तो बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी, इनका भी दल क्या है फ्रेंड्स, तो बीजेपी। महेश पोद्दार, इसका भी क्या है फ्रेंड्स, तो बीजेपी दल से है। धीरज प्रसाद साहू, ये कौन से दल से है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शिबू सोरेन, तो इनके बारे में तो सभी को पता ही होगा। शिबू सोरेन जो है वो जेएमएम यानी कि क्या, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। आगे है फ्रेंड्स दीपक प्रकाश, तो दीपक प्रकाश जो है वो बीजेपी दल से हैं। कौन से दल से हैं फ्रेंड्स, तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 14 होती है, जिनके बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया, और अभी जो बताया मैंने राज्यसभा में सांसद, ये टोटल कितने हैं फ्रेंड्स, तो ये कुल 6 हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है नीचे, ये मेरे से पहले छूट गया था, तो मैंने अभी इसको बता दिया है, आप इसे देख लीजिए। झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स, तो पश्चिमी सिंहभूम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है, तो चतरा। और गुमला तथा लोहरदगा, गुमला तथा लोहरदगा जो है, दो ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, यानी इसमें जो लिखा गया, जो मैंने बताया, आपको समझ आया होगा। अगर दूसरा और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।